आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। नमस्कार, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। वक्त है बड़ी बहस का। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। अभिनेत्री जिया खान ने बीती रात मुंबई में खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक जिया खान का शव उनके घर में दुपट्टे से लटका मिला। हर किसी के जहन में उठ रहा है एक ही सवाल कि फिल्म अभिनेत्री जिया खान ने खुदकुशी क्यों की। आमिर खान और अमिताभ बच्चन जैसे बड़े सितारों के साथ काम कर चुकी जिया ने आखिर क्यों दे दी जान। ऐसी जिंदगी जीने का क्या फायदा। यादों में हम 25 साल की जिया ने जिंदगी अपने हिसाब से जी और जब दुनिया छोड़ी तो अपने पीछे छोड़े कई सवाल। वो कली जिसे खिलना था वो खिलने से पहले ही उठा गई। रोजाना मरे तेरी यादों में हम। बॉलीवुड के महानायक के साथ करियर शुरू करने वाली जिया दुनिया की नजरों में आने से पहले नफीसा थी, लेकिन निशब्द की जिया उसकी असल जिंदगी की पहचान बन गई। फिल्म में 18 साल की जिया का किरदार निभा रही जिया तब वाकई में 18 साल की थी। कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर अमिताभ के साथ कैमरे का सामना कर रही थी, लेकिन जिंदगी की उड़ान जब थमी तो खुद को संभाल नहीं पाई। I can't control my feelings for you. जिया जैसी लड़की सुसाइड करेगी ये बात मैं मान ही नहीं सकता। जुहू की इसी सागर संगीत बिल्डिंग के फ्लैट नंबर 102 में जिया अपनी माँ और बहन के साथ रहती थी। 3 साल बीत गए थे इस घर में रहते हुए। सोमवार की शाम घर पर कोई नहीं था। पुलिस के मुताबिक खुदकुशी से पहले जिया ने अपने दोस्त आदित्य पंचोली के बेटे सूरज पंचोली से फोन पर बात की थी। अपने मोबाइल से जिया ने जो आखिरी मैसेज भेजा था वो भी सूरज को ही भेजा था। रात को जब माँ घर लौटी तो उसे बेटी का लटकता हुआ शव मिला। अभी रीजंस है उसके बारे में हम उनके कॉल डिटेल्स और उनके कॉन्वर्सेशन से हुए। कल उनका एक बुके बाहर फेंकने के लिए भी वो आई थी, तो उसके हिसाब से हम रूट तक जाएंगे। जिया खान की मां ने मुंबई पुलिस को जो बयान दिया है उसके मुताबिक जिया फिल्म इंडस्ट्री छोड़ना चाहती थी। 2 जून को ही वो हैदराबाद से ऑडिशन देकर लौटी थी। वहाँ तेलुगु फिल्म के डायरेक्टर ने जिया को वजन बढ़ाने की सलाह दी थी, लेकिन जिया वजन बढ़ाने के लिए तैयार नहीं थी। जिया ने 2 जून को ही कहा था कि फिल्म इंडस्ट्री छोड़कर इंटीरियर डिजाइनिंग करेगी। जिया को जानने वाली और साथ साथ जिम जाने वाली आयशा का भी कहना है कि बीते कुछ दिनों से वो परेशान थी। वो काफी मानसिक तनाव से गुजर रही थी, क्योंकि जिस जिया को मैं जानती थी वो काफी उत्साह से भरी हुई रहती थी। 1 हफ्ते 8-10 दिन से वो काफी परेशान नजर आ रही थी। जिया किस वजह से परेशान थी ये अब तक साफ नहीं है, लेकिन इतना साफ हो चुका है कि वो तनाव में रह रही थी। सवाल ये है कि क्या फिल्म नहीं मिलने की वजह से जिया ने मौत को गले लगाया या फिर निजी जिंदगी को लेकर कोई परेशानी थी। तेरी यादों में हम। एक इमोशनल ट्रिगर हो सकता है, मगर कहीं पर इस बच्ची के अंदर एक ऐसे कुछ लक्षण थे कि वो डिप्रेशन के जो एक भंवर में आहिस्ता आहिस्ता फंसती जा रही है। इनके केस में जहाँ तक मुझे लगता है कि जो इन्फॉर्मेशन है, एक तरफ प्रोफेशनल सेटबैक एक परपेचुएटिंग कॉज रहा और प्रेसिपिटेटिंग कॉज जो अभी तक इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से कॉन्फ्लिक्ट जो पर्सनल लाइफ की है उसने इस तरह का स्टेप लेने पर इनको मजबूर किया। आना मेरी बाहों में आ जाना। 2007 में निशब्द, 2008 में गजनी और 2010 में हाउसफुल। 6 साल के करियर में जिया को सिर्फ 3 फिल्मों में मौका मिला था। पहली बार मौका देने वाले राम गोपाल वर्मा ने ट्विटर पर लिखा है, आखिरी बार जब मैं उनसे मिला था तो उसने बताया था कि आसपास के लोग उसे एक नाकाम हीरोइन होने का एहसास कराते थे। रोजाना जिया ने खुदकुशी से पहले कोई सुसाइड नोट भी नहीं छोड़ा है। मुंबई पुलिस ने जिया के दोस्त सूरज से पूछताछ कर जिया की परेशानियों के बारे में जानकारी ली है।
और बड़ा सवाल अब सामने यही है कि आखिर जिया ने क्यों दी जान। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए मेहमान भी मौजूद हैं। हमारे साथ अनुराग बासु हैं, फिल्मकार हैं। हमारे साथ इसके अलावा स्वाति कश्यप मौजूद हैं, मनोवैज्ञानिक, और इसके साथ हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर के अग्रवाल, मेडिकल एक्सपर्ट हैं। सबसे पहले लेकिन अनुराग, आपसे जानना चाहेंगे कि जिया को सबसे पहली बार जब उन्होंने कैमरा का सामना किया तो वो आप थे जो निर्देशन उस वक्त करने वाले थे। क्या जिया को देखकर, जानकर ऐसा लगता था कि इस तरह का वो कदम उठा सकती हैं? आपको क्या लगता है क्यों दी जिया ने जान? अभी तो जिया चले गई है और पास्टर से बात करना पड़ा, उसके लिए दुखद हम अटकल ही लगा सकते हैं। जिया ही जानती है कि उसने क्यों अपनी जान ली। लेकिन मैं कहूँगा कई सालों पहले भट्ट साहब ने इंट्रोड्यूस कराया था, पहली बार उसने कैमरा मेरे साथ फेस किया था। एक बात बहुत जाहिर थी, जिस तरह से होता है जब पहली एक्ट्रेस किसी फिल्म में काम कर रही होती, बहुत मोटिवेटेड होती है, बहुत एनर्जेटिक होती है। जिया कुछ सेट में खोई खोई सी लगती थी। तो मैंने उससे एक बार पूछा, बेटा तुम बनना क्या चाहती हो, डू यू रियली वांट टू बी एन एक्ट्रेस? तो उसने कहा पता नहीं। क्यों बनना चाहती हो एक्ट्रेस? तो उसने कहा कि मेरे पेरेंट्स चाहते हैं। तो उस वक्त जब वो यंग थी तब शायद उसे, क्योंकि इतनी कम उम्र की थी, मेरे ख्याल से 16-17 साल की उम्र की थी, और उस वक्त उसे पता नहीं था उसे ज़िंदगी में क्या चाहिए था। आई एम नॉट सरप्राइज जब आपके न्यूज़ में अभी देखा कि वो इंडस्ट्री छोड़ना चाहती थी। मे बी वो शायद इसका हिस्सा होना ही नहीं चाहती थी कभी। स्वाति जी, जैसे कि अनुराग कह रहे हैं कि पहली बार जब उन्होंने उसको निर्देशित वो कर रहे थे, वो पहली बार जब सेट पर आई तो अक्सर ये देखा गया है कि बहुत एम्बिशियस होते हैं वो तमाम लोग जो फिल्म स्टार बनना चाहते हैं, लेकिन जिया शायद बनना नहीं चाहती थी। क्या ये एक वजह हो सकती है कि वो फिल्म स्टार बनना नहीं चाहती थी? क्योंकि दूसरी तरफ ये भी लगातार कहा जा रहा है कि फिल्में नहीं मिल रही थी, काम नहीं मिल रहा था। क्या उसकी वजह से उसने जान दी? क्या वजहें हो सकती हैं? देखिए, ये कहना इस वक्त बहुत मुश्किल है कि ये कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर था कि नहीं, कि शायद वो शुरुआत में बनना चाहती थी फिल्म एक्ट्रेस या नहीं। लेकिन कहीं पे भी भले ही इंसान एक करियर चूज़ अपनी मर्ज़ी से करे या सर्कमस्टांसेस की या घर वालों की मर्ज़ी से करे, अगर उसमें उसे एक छोटी उम्र में पहले कामयाबी और फिर नाकामयाबी देखनी पड़ती है तो लेवल ऑफ स्ट्रेस, और ख़ास तौर से अगर वो एक ग्लैमरस एंटरटेनर वाला करियर हो जैसे कि आपकी फिल्म इंडस्ट्री में है या बाहर रॉक इंडस्ट्री है, ये जो करियर्स हैं इनमें देखा गया है कि सुसाइड का जो पूरा का पूरा स्टेटिस्टिक्स है वो ये दिखाया जाता है कि सुसाइड्स हैं, एडिक्शंस हैं, डिप्रेशन है, इन सब का स्टेटिस्टिकली ज़्यादा यहाँ पे परसेंटेज मिलती है, क्योंकि स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा होता है और हर वक्त इंसान लाइमलाइट में रहता है। वो क्या खाता है, क्या पीता है, किसके साथ रिलेशनशिप में रहता है, 10 तरह की अफवाहें, हर वक्त एक लाइमलाइट में रहता है वो। इस पर अनुराग प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। जी अनुराग। मैं हमेशा कहता हूँ, हम एकदम एग्री करता हूँ कि हमारे लाइफ में इनसिक्योरिटी बहुत है। आज अच्छा चल रहा है, कल का हमें पता नहीं, कल फिल्म मिलेगी नहीं मिलेगी, ये कॉन्फ्लिक्ट होता है हमेशा अपने दिमाग में। लेकिन मैं हमेशा कहना चाहता हूँ सारे एक्टर्स, एक्ट्रेसेस और जो भी जितने भी कलाकार हैं, ये कॉन्फ्लिक्ट हमारे दिमाग में हमेशा रहता है। तो कॉन्फ्लिक्ट से दूर भागने के लिए क्या करते हैं हम पार्टी करते हैं, ड्रग्स करते हैं और फिर ये स्टेप लेते हैं कि खुदकुशी करते हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट से दूर भागना हुआ। लेकिन किसी भी आर्टिस्ट के लिए कॉन्फ्लिक्ट जो है सबसे बड़ा गिफ्ट है। उसको अगर पॉजिटिवली देखें तो आप ऐसे कलाकार के लिए डिप्रेशन और कॉन्फ्लिक्ट मुझे लगता है सबसे बड़ा गिफ्ट है, और अच्छा कलाकार निकल के आता है अंदर से। सबसे बड़ा गिफ्ट है ये कहना है अनुराग का, कॉन्फ्लिक्ट होना। लेकिन डॉक्टर के अग्रवाल मेरे साथ मौजूद है, उन्होंने भी एक स्टडी की है, उसमें फिल्म स्टार्स को लेकर, ये जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनको लेकर स्टडी की है। डॉक्टर के अग्रवाल, क्या कहती है आपकी स्टडी? हम लोगों ने 61 जो फिल्म स्टार्स के हैं उनकी डेथ को एनालाइज किया और इसको कंपेयर किया क्रिकेट के प्रोफेशन में जो भी एक सेलिब्रिटी प्रोफेशन है और साथ में पॉलिटिशियंस के साथ में। हमने पाया कि 61 में से 8 डेथ्स जो सेलिब्रिटीज़ की हैं, जो सीनियर सेलिब्रिटीज़ की हैं, वो सुसाइड है और 2 मर्डर्स हैं अननेचुरल डेथ के अंदर में। तो ये जो 8 डेथ्स हैं 61 में, विच अमाउंट्स टू 13%, विच इज़ वेरी हाई नंबर। इसका मतलब है कि ये हाई रिस्क प्रोफेशन है। क्रिकेटर्स में एक भी सुसाइड नहीं है, वहाँ पर भी लोग हारते हैं, वहाँ पर मैच हारते हैं, मैच से निकाल दिए जाते हैं, उनको 5 साल का बैन हो जाता है और आप उनको जो है मैच भी हार जाते हो। तो दोनों में फ़र्क क्या है? उनकी जिंदगी भी लाइमलाइट में होती है। डिसिप्लिन दोनों की जिंदगी लाइमलाइट के अंदर में है, दोनों के अंदर में प्रेशर है, लेकिन वहाँ डिसिप्लिन है। सीनियर स्टार्स के अंदर में शराब, ड्रग्स, रात के समय में जाके पार्टियां करना, और उसके बाद के अंदर में जो है उनके अंदर जो प्रेशर है, और काउंसलर ना होना। हर मैच के अंदर में काउंसलर होता है, आपको काउंसलिंग की जाती है, हार गए तो कोई बात नहीं, जीत गए तो कोई बात नहीं। ये फिल्म इंडस्ट्री के अंदर में काउंसलिंग नहीं है। हर फिल्म इंडस्ट्री में सरकार की तरफ से जो हर टीम के साथ में एक काउंसलर होना चाहिए जो आपकी काउंसलिंग करे, ये इंपॉर्टेंट है। हमारे साथ कुनिका जी भी जुड़ गई हैं। कुनिका जी, ये बातें हो रही हैं लगातार कि आखिर क्यों दी जिया ने जान, इस पर अब सिर्फ बात की जा सकती है, अभी इस मामले में जांच कर रही है पुलिस, लेकिन
क्या फिल्मों में काम नहीं मिलना, नाकामयाबी वो एक वजह हो सकती है, या फिर निजी जिंदगी में उसके ऐसा कुछ चल रहा था जिसकी वजह से वो परेशान थी? देखिए, हमारी फिल्म इंडस्ट्री बहुत ही हाईली प्रेशर्ड और बहुत कटथ्रोट है, बहुत कॉम्पिटिटिव है, और यहाँ पे बहुत कम लोगों के लिए जगह है ऊपर, ऑन द टॉप स्लॉट। आई थिंक सबसे ज़रूरी ये होता है कि माँ बाप जब अपने बच्चों को फिल्म इंडस्ट्री में डालें तो उनको अच्छी तरह से काउंसिल करें कि भाई आप हमेशा you're not going to stay on the top, आपकी उतार चढ़ाव की ज़िंदगी रहेगी, बहुत मुश्किल होगी, आसानी भी होगी, बहुत प्यार भी मिलेगा, बहुत पैसा भी मिलेगा, लेकिन साथ साथ में जब आपका डाउनफॉल होगा तब आपको उन चीज़ों को भी बर्दाश्त करना है। अब जहाँ तक जिया का सवाल है, आई थिंक इट्स रियली सैड दैट इट्स हमारे जैसे, ऐसा लगता है हमारे परिवार से एक बच्ची गई है। अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में डिसिप्लिन नहीं होता है। आई थिंक डॉक्टर साहब, ये चाहे स्पोर्ट्स में हो चाहे फिल्म इंडस्ट्री में, जितनी इनडिसिप्लिन स्पोर्ट्स में है या फिल्म इंडस्ट्री में, दोनों एक जैसा ही है। इट डिपेंड्स ऑन अ पर्सन। अब सचिन तेंदुलकर जी भी क्रिकेटर हैं, वो डिसिप्लिन रहते हैं। हमारे फिल्म इंडस्ट्री में आमिर खान भी हैं, वो डिसिप्लिन है। ऐसा नहीं है, और ये मैं नहीं कह सकती कि जिया ने शायद ड्रग्स किया, ये आई डोंट थिंक, और इस वक्त ये कहना भी सही नहीं है। उसके ना तो कैरेक्टर के ऊपर या उनकी लाइफ के ऊपर कुछ टिप्पणी करना भी सही नहीं है। आई थिंक शी वॉज अ वेरी स्वीट गर्ल, एंड येस डेफिनेटली जो काम नहीं मिला है पिछले 3 साल से, वो प्रेशर जरूर हुआ होगा। अब उनके पर्सनल लाइफ में क्या नाकामयाबी रही होगी या नाकामी फेस कर रही थी, यू कैन नॉट से दैट। एंड आई थिंक ऑल्सो इट्स नॉट फेयर। आपने देखा होगा सब चैनल में यही कह रहे हैं, उनका इसके साथ रिश्ता था, उनका उसके साथ रिश्ता था। व्हाई डू वी टॉक अबाउट रिश्ता? आई मीन, रिश्ते के अलावा एक इंसान की अपनी पर्सनल खुद की एक लेवल होती है जिसके ऊपर आपका डिसअपॉइंटमेंट होता है। नॉट नेसेसरी कि रिश्ते की वजह से ही आपको ये सब हुआ है। और फिर एक स्पेशली एक औरत को लेकर, एक लेडी को लेकर, आप उसके कितने बॉयफ्रेंड्स थे, लास्ट मैसेज किसको दिया, और ये, और दिस इज, आई थिंक वी शुड नॉट इंडल्ज इन दीज काइंड ऑफ थिंग्स। जी, इस पर अनुराग बासु भी कुछ कहना चाहते हैं और डॉक्टर के अग्रवाल भी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। लेकिन अनुराग, जो कुनिका जी कह रही हैं कि काम नहीं मिलना वो एक वजह रही, या फिर जैसा कि आप भी बता रहे थे कि वो क्या इतनी एम्बिशियस थी फिल्म इंडस्ट्री को लेकर, अपने किरदार को लेकर, कि वो फिल्म में सक्सेसफुल हो, या परिवार की तरफ से दबाव था कि वो फिल्म एक्ट्रेस बने, तो वो कहीं ना कहीं क्या वो भी एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर था? हम सब अटकलें लगा सकते हैं, कोई नहीं जानता एक्चुअल फैक्ट क्या है। और सुसाइड के बाद सबसे ज़्यादा दुख परिवार वालों को पहुंचता है, उसके आसपास के लोगों को पहुंचता है, क्योंकि सब ये सबको लगता है कि हम शायद इसे प्रिवेंट करना चाहते हैं। तो सुसाइड के बाद जो उनके आसपास के लोग होते हैं वो सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं। तो हमारा कोई भी कमेंट करना उनको और दुख पहुँचाना होगा। लेकिन मैं एक जनरल बात ये कह सकता हूँ कि जो मैं आज जनरल ट्रेंड देख रहा हूँ बम्बई में, ग्लैमर वर्ल्ड में लोग आ जाते हैं, कई यहाँ से छोटे शहरों से, कई जगह से, सपना देखकर बम्बई का हिस्सा होना है, और वो खुद अपने आसपास इतना वॉल खड़ा कर देते हैं जिससे कि सक्सेस उन तक पहुंच नहीं पाती है। उन्हें लगता है कि बॉम्बे में आके अच्छे कपड़े पहनना, एड्रेस भी इंपॉर्टेंट रहती है कि बांद्रा में रहना या लोखंडवाला में रहना, बहुत महंगी जगह है। यहाँ पे जाके मतलब एड्रेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देख के आई स्टे इन लोखंडवाला, आई स्टे इन बांद्रा, हमारा वहाँ पे घर है। तो इस तरह से अपने आसपास इतना वो लोग वॉल खड़ा कर देते, सक्सेस उन तक पहुँच नहीं पाती है। और एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं हर किसी को कहता हूँ कि आप अपने आप को वक्त दीजिए, 1 साल का, 1.5 साल का, 2 साल का। ऐसे कई लोग हैं जो कई सालों से हैं और सक्सेस नहीं मिल पा रहा है, डिप्रेस हो रहे हैं। तो मैं कह अपने आप को 1-1.5 साल का वक्त दें। जिंदगी बहुत छोटी है, जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट होता है लोग कमाना, प्यार कमाना, अर्न पीपल, फेम, पैसा अपने आप आएगा, लोगों का प्यार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अपने सारे परिवार वालों से जिनसे आप प्यार करते हो सबको छोड़कर बम्बई में आके एक इल्यूजन, एक सपने के पीछे भागते जो कि शायद आपका है भी नहीं। जी हाँ, एक सपने के पीछे भाग रहे होते हैं। और जैसे कि अनुराग भी कह रहे हैं कि उन तमाम लोगों के लिए भी बात कर रहे हैं जो अभी भी शायद स्ट्रगल कर रहे होंगे फिल्म इंडस्ट्री में। जी कुनिका जी, मैं आपके पास आऊंगी, आप अपनी बात रखिएगा सामने। वक्त हो रहा है एक ब्रेक का, रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, फौरन होंगे हाजिर। एबीपी न्यूज़ में आपका एक बार फिर स्वागत है। एबीपी न्यूज़ में बड़ी बहस आज इस मुद्दे पर कि आखिर जिया खान फिल्म अभिनेत्री, उन्होंने क्यों दी जान। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ सभी मेहमान भी बने हुए हैं। डॉक्टर के अग्रवाल इस पर एक अहम बात कहना चाहते थे। डॉक्टर के अग्रवाल, आप। मैं ये बातचीत कर रहे थे, हम डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं कि इसमें आप डिनाई नहीं कर सकते कि फिल्म इंडस्ट्री, सिने प्रोफेशन एक हाई रिस्क प्रोफेशन है। इसके अंदर में सुसाइडल रेट बाकियों से ज़्यादा है।
मेडिकल प्रोफेशन में भी ज़्यादा सुसाइड्स होते हैं, नर्सेज में नहीं होते। जैसे मैंने कहा कि अगर मैं कंपेयर करूं क्रिकेटर्स वर्सेस सिने स्टार्स में, दोनों में ग्लैमर है। क्रिकेट में 6 साल से IPL आया है, लेकिन वहाँ का भी ग्लैमर है, वहाँ पर सब कुछ ये फिल्म इंडस्ट्री से, सिने स्टार्स से जुड़ा हुआ है। दोनों के अंदर में प्रेशर्स हैं, दोनों के अंदर में आप हारते हो, प्रेशर है हर चीज़ का जो है। दोनों में आपको 3-3, 4-4 साल बाहर बिठा दिया जाता है, नेशनल टीम में नहीं लिया जाता, तो लेकिन आप सुसाइड नहीं करते हो। अगर फिल्म इंडस्ट्री में सुसाइड हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमारे को कुछ सोचने की ज़रूरत है। जिया खान शुड बी एन एग्जाम्पल कि सरकार कुछ सोचे, फिल्म इंडस्ट्री कुछ सोचे कि किस तरीके से हमारा स्ट्रेस लेवल जो सिने इंडस्ट्री का कैसे कम किया जा सके, चाहे काउंसलिंग हो, चाहे उनका तो आपको क्या लगता है काउंसलिंग की जानी चाहिए? मेरा पर्पस तो यही है कि हर फिल्म इंडस्ट्री की जब शूटिंग होती है तो एक काउंसलर फिल्म इंडस्ट्री का होना चाहिए जो रेगुलर लेवल पे काउंसलिंग करे कि फिल्म डूब भी जाए तो कोई बात नहीं, हाउ टू फेस ए डिफीट। कुनिका जी, क्या आपको लगता है ऐसा किया जा सकता है? क्या फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा किया जा सकता है कि लोगों की को काउंसलिंग दी जाए, क्योंकि अगर इतना हाई है जहाँ पर इतने बड़ी तादाद में लोग ऐसे सुसाइड करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। मैं 26 साल से फिल्म इंडस्ट्री में हूँ और मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसा माहौल है कि जहाँ पे इतना कंपटीशन है, कोई खुल के अपने आप को एक्सपोज भी नहीं करना चाहता है, कोई अपने अंदरूनी बातें नहीं बताना चाहता। आप काउंसलर तो क्या, अपने वहाँ पे माँ बाप या अपने अच्छे दोस्त जरूर मदद कर सकते हैं। और एक ऐसा जो मैं पहले कहना चाहती थी ब्रेक से पहले, हम लोग बहुत अनकाइंड हो जाते हैं, हम बहुत ही अनकाइंड हो जाते हैं उन लोगों के साथ जो नाकाम हुए हैं या जिनके पास काम नहीं है। समझो अगर आपने बहुत अच्छा काम भी किया है, 2-3 साल आपको अच्छी फिल्में मिली, उसके बाद आपको नहीं काम मिल रहा है, तो लोग आपको कहेंगे अरे नहीं अब इस प्राइस में आप क्यों काम करना चाहती है, आपका क्या वैल्यू है। मतलब ऐसे लोग बेशर्मों की तरह बात करते हैं जब एक्टर के साथ नेगोशिएट करते हैं। तो एक्टर ही नहीं, डायरेक्टर के साथ भी, आप डायरेक्टर्स के साथ भी बहुत डिप्रेशन होता है, राइटर्स के साथ भी होता है। कई डायरेक्टर्स हैं जो अच्छी फिल्में बनाते हैं, उसके बाद दौर थोड़ा बदल जाता है, उनको काम नहीं मिलता। तो दिस इज पार्ट ऑफ द ग्लैमर इंडस्ट्री, वेदर इट इज स्पोर्ट्स और वेदर इट इज फिल्म इंडस्ट्री। जो भी मीडिया या ऐसी जो ग्लैमर इंडस्ट्री है, उसके साथ ये डिप्रेशन, ये लोनलीनेस, ये अकेलापन और ये जो कश्मकश जो दिमाग में है, ये चलता है। काउंसलिंग आप सेट पर नहीं कर सकते, क्योंकि आप सेट पे जैसे शॉट देकर कोई इंसान आके बैठ के आपको काउंसिल करेगा तो 10 बातें होंगी। एक तो हमारे देश में आपके मुताबिक परिवार के लोग काउंसलर के पास जाना आज भी एक बहुत बड़ा टैबू है। अनुराग, क्रिकेट मैच खेलते हो तो काउंसलिंग नहीं होती, मैच के दौरान काउंसलिंग नहीं होती। काउंसलिंग इज बिफोर व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग, इट हैज टू बी बिफोर द मूवी स्टार्ट्स, इट हैज टू बी आफ्टर द मूवी एंड्स। काउंसलिंग इज नॉट कि आप शॉट चल रहा है काउंसलिंग हो रही है, मगर एक काउंसलर इज अवेलेबल। लेकिन कुनिका जी एक अहम बात कह रहे हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में लोग खुलकर अपनी कमियों के बारे में नहीं बताते। अनुराग, आप इस पर क्या कहेंगे कि क्या सबसे ज्यादा मदद परिवार के लोग कर सकते हैं, दोस्त कर सकते हैं? और काउंसलिंग और सुमेरा जी कुनिका जी, सुमेरा जी, काउंसलिंग चलिए फिल्म बनाते वक्त आप कर भी देंगे, उसके बाद जब काम नहीं होगा तो कौन काउंसिल करेगा बताइए? जी हाँ, तब तो परिवार का ही रोल सबसे अहम होता है। अनुराग जी। मैं ये कहता हूँ, हाँ, मैं कुनिका जी से एकदम सहमत रखता हूँ कि आपके माँ बाप, आपके दोस्त, इसलिए मैंने कहा था आपके आसपास लोग होने चाहिए। हमेशा इस इंडस्ट्री में क्या करते हैं, हम अपने आप को अलग कर देते हैं अपने ड्रीम को परस्यू करते हुए। मैं कहता हूँ कि स्पोर्ट्स पर्सन और आर्टिस्ट को आप कंपेयर नहीं कर सकते। वो अलग किस्म के जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, दे आर फाइटर्स, वो अलग DNA होता है उसके अंदर। आर्टिस्ट आर इमोशनली फ्रेजाइल ऑलवेज। ये दो अलग किस्म के लोग होते हैं, आप इन दोनों कभी कंपेयर नहीं कर सकते। दे आर फाइटर्स, दे विल फाइट। और एक आर्टिस्ट को स्पोर्ट्समैन जैसे फाइटिंग स्पिरिट होना, मतलब अगर हो तो अच्छी बात है, दे आर सर्वाइवर्स, बट दे आर टू डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल। दैट्स व्हाई क्रिकेटर कैन नॉट बिकम एन एक्टर, एक्टर कैन नॉट बिकम ए क्रिकेटर। ये दो अलग किस्म के लोग होते हैं। जी हाँ, वो सही बात है कि दो अलग किस्म के लोग होते हैं। लेकिन अगर फिल्म इंडस्ट्री में लोग ज़्यादा सुसाइड कर रहे हैं या जान दे रहे हैं तो उसको किस तरह से कम किया जा सकता है, उस पर भी बात करेंगे। रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, चर्चा जारी है। एबीपी न्यूज़ पर बड़ी बहस जारी है कि आखिर क्यों दी अभिनेत्री जिया खान ने जान। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मनोवैज्ञानिक स्वाति कश्यप भी लगातार बनी हुई हैं। स्वाति जी, बात हो रही है लगातार कि किस तरह का प्रोफेशन है, किस तरह का ये जो पूरी ज़िंदगी है एक फिल्म स्टार की या फिल्मों से जुड़े हुए लोगों की होती है, किस तरह से, लेकिन वो अगर इस तरह के डिप्रेशन में है तो किस तरह से उन्हें बाहर निकाला जा सकता है अगर वो किसी से बात नहीं करते या किसी को बताते नहीं अपनी परेशानी के बारे में, जो कुनिका जी भी कह रही थी कि लोग बताना नहीं चाहते हैं।
जी, सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि फिल्म स्टार्स भी एक तरह से आम इंसान ही हैं, सिर्फ उनका प्रोफेशन डिफरेंट है। एक छोटा सा तबका आम इंसानों का जो फिल्टर होके फिल्म स्टार्स बनता है, तो एक आम इंसानों को, सोसाइटी को अपनी सोच कहीं ना कहीं थोड़ी सी अपग्रेड करनी होगी। अब हमने जो है जितने भी प्रोग्रेस से रिलेटेड स्ट्रेसेस थे वो तो फटाफट ले लिए, लेकिन जो एक ट्रेंड है वेस्ट में कि आप हेल्प जो है ऑन एन इंडिविजुअल लेवल, एक लाइफ कोच की हेल्प, मैं काउंसलर की भी बात नहीं करी, काउंसलर तो वेस्टर्न कंट्रीज़ में एक बहुत पुरानी बात समझी जाती है। एक लाइफ कोच ऑलमोस्ट हर इंसान कभी ना कभी जीवन में हमेशा उसकी हेल्प लेता है। इंडिया में अभी भी ये कॉन्सेप्ट नहीं आया। इनफैक्ट अगर आप लाइफ कोचिंग की बात करें तो लोगों की समझ में नहीं आता हमें क्या जीवन जीना सिखाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। लाइफ कोचिंग अपने आप में एक डिसिप्लिन है जिसमें आपको बैठ के बातचीत नहीं करनी होती, आप अपनी एग्जैक्ट प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं बिना प्रॉब्लम बताए हुए कि प्रॉब्लम क्या है। तो पूरी कॉन्फिडेंशियलिटी रखते हुए भी आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और बहुत सारे ऐसी टेक्निक सीख सकते हैं जिनसे कि आप खुद अपने थेरेपिस्ट, खुद अपने लाइफ कोच बन सके। तो ये चीज़ मुझे लगता है एक आम आदमी के लिए भी ये चीज़ ज़्यादा अवेलेबल होनी चाहिए और इसकी जागरूकता बढ़नी चाहिए। तो नेचुरली फिर फिल्म स्टार्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, क्रिकेटर्स हैं, ये लोग भी जो है इस चीज़ में कोई शर्म या कोई एक अजीब चीज़ नहीं महसूस करेंगे कि हम अगर ऐसा कुछ करा रहे हैं या जा रहे हैं एक लाइफ कोच के पास, तो ये अजीब चीज़ है। जी, कुनिका जी इस पर प्रतिक्रिया देना चाहती हैं। जी कुनिका जी, क्या क्या जिंदगी में क्या परेशानियां हैं उसको जीने के लिए लाइफ कोच ये एक चीज़ हो सकती है जिसके बारे में जागरूकता बढ़ाई जाए? जी बिल्कुल। एक तो साइकाइट्रिस्ट या काउंसलर्स के पास जाने का जो टैबू है हमारे देश में कि ऐसा लगता है कि आपको मानसिक रोग है, आप जाएंगे तो लोग क्या सोचेंगे, ये एकदम आप जैसे मीडिया और हम लोगों को जागरूक करके इसका जो टैबू है वो हटाना चाहिए। जो एक कलंक लग जाता है कि अरे ये तो साइकाइट्रिस्ट के, अरे ये तो मेंटल है, दिस इज हाउ वी टॉक। दूसरी बात, आई थिंक हर एक्टर या मीडिया में जो, क्योंकि हमारे इतनी उतार चढ़ाव की जिंदगी होती है कि उनको जब वो शुरू करते हैं तो जैसे फिल्म इंडस्ट्री में आते हैं, उनको उस टाइम काम मिलता है, एक काम का भरमार होता है, उस टाइम अपने पैसों की बचत और अपने लाइफस्टाइल को कंट्रोल में रखें। ऐसा नहीं कि भाई सडनली आपने BMW गाड़ी खरीद ली, लोन पे ले लिया, बड़ा घर ले लिया, उसके बाद क्या होता है 2-3 साल बाद आपके पास पैसे नहीं होते वो सब भरने के लिए, उसमें डिप्रेशन हो जाता है क्योंकि फिर आपसे वो छूटता हुआ दिखाई देता है। तो अपने पैसों को, अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा कंट्रोल करें और कुछ इन्वेस्टमेंट्स करें जिससे आपकी इनकम जारी रहे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारी चीजें जो हैं ये या तो माँ बाप बताएंगे या आपके अच्छे शुभ चिंतक होंगे वो बताएंगे, या फिर जब फिल्म इंडस्ट्री में जो बच्चे लोग आते हैं, जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, उसमें ये लाइफ कोचिंग का एक हिस्सा होना चाहिए और ये दायित्व तो मेरे हिसाब से एक्टिंग इंस्टीट्यूट्स के ऊपर डालना चाहिए। जी अनुराग, क्या जी के अग्रवाल जिस पर प्रतिक्रिया देना चाहते हैं? अनुराग मैं आपके पास आऊंगी। जी के अग्रवाल जी, मैं ये बात कर रहा हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि सिग्नल्स को पकड़ना। जैसे जिया ने कुछ दिनों पहले ट्विटर बंद कर दिया, उनकी एक फ्रेंड ने कहा कि वो डिप्रेशन में थी। ये सिग्नल्स को नहीं छोड़ना। अगर कोई डिप्रेशन में है और अगर आपने सिग्नल्स छोड़ दिए तो सुसाइड का रेट बढ़ जाता है। लेकिन सिग्नल्स कौन पकड़ेगा? उनके आसपास के लोग ही पकड़ेंगे ना, उनके परिवार के लोग, परिवार है, फ्रेंड्स हैं, सबको, आम जनता है, हर एक को मालूम होना चाहिए। और फिर इन्होंने सवाल किया कि इंडिया के अंदर में साइकियाट्रिस्ट नहीं है। साइकियाट्रिस्ट में जाने की जरूरत नहीं है। आपको जो फैमिली फिजिशियन है, ही इज ऑल्सो ए काउंसलर। हर आदमी का एक फैमिली फिजिशियन होता है। आपको किसी एक साइकियाट्रिस्ट के पास में जाने की जरूरत नहीं है। एक नॉर्मल लाइफ कोचिंग के लिए किसी के साथ में भी आप लोग कर सकते हैं। तो मेरा बेसिक चलिए ये है कि आपके अंदर में काउंसलर डजंट मीन कि वो एक साइकियाट्रिस्ट का ठप्पा लगा हुआ। कुनिका जी से शायद अग्री नहीं करती हैं जो आप कह रहे हैं डॉक्टर के अग्रवाल। जी कुनिका जी। नहीं, एक थर्ड पार्टी ओपिनियन, अनप्रेजुडिस्ड ओपिनियन बहुत जरूरी होता है। बिकॉज कभी कभी आपको ये नहीं पता कि उनके माँ बाप के बीच में क्या संघर्ष था, उनके फैमिली लाइफ या उनके पेरेंटिंग में क्या प्रॉब्लम्स थी। अगर वही एडवाइस आप उसी इंसान से ले रहे जिसको आपको इश्यूज हैं या जिसने आपको विक्टिमाइज किया हो, तो ये प्रॉब्लम्स हो सकती। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जिया खान के मामले में ये ऐसा था, लेकिन कभी कभी पेरेंट्स और जो फैमिली है वो भी विक्टिमाइज करती है अननोन तरीके से। मतलब आपको कहेंगी अरे तुम इतनी मोटी हो गई हो या तुम बहुत ज्यादा दुबली हो गई, तुम्हें कौन फिल्में देगा, थोड़ी मोटी हो जा। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपके ऊपर असर करती है। तो यू नीड अ थर्ड ओपिनियन। लेकिन अनुराग, वहां तक लोग जाते नहीं हैं। क्या फिल्म इंडस्ट्री की ये समस्या है कि लोग जाना नहीं चाहते हैं? हम हालांकि यहाँ पर बात कर रहे हैं और हम चाहेंगे कि लोग सुने और अगर कोई समस्या है तो जरूर जाएं किसी के पास। देखिए, मुझे लगता है कि हमारे यहाँ लाइफ कोचिंग नहीं है, लेकिन लाइफ कोचिंग हमारे यहाँ आरजे से लेकर योगा गुरु से लेकर हर कोई करता है।
हर किस्म के हम लोग ढूंढ लेते हैं लाइफ कोचिंग हमारे देश में। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे वक्त में अगर कोई हेल्पलाइन हो, आदमी क्या होता है, गोज टू ए डार्क पैच, सब कुछ लगता है सब कुछ अंधेरा है, सब कुछ काला है, मेरा कुछ फ्यूचर नहीं है, और वो बहुत सीमित होता है। आई एम श्योर जिया के सामने बहुत अच्छी सुनहरी जिंदगी थी, बस ये छोटा सा डार्क पैच था जिसके बाहर वो नहीं आ पाई। इस दौरान आपको लगता है मैं जिससे बात करूं, वो एक हेल्पलाइन भी हो सकता है, एक फोन कॉल जिसके उस तरह का चेहरा आपको नहीं पता है और वो जो आपसे बात कर रहा है उसको आपका चेहरा नहीं पता है, एक बातचीत 10 मिनट की दिल खोल के, यही काफी है। क्या फिल्म इंडस्ट्री उससे डिप्रेशन से बाहर आने के लिए आप, कई बार ऐसा होता है कि कुछ करना है, आप जाके समुद्र के सामने जोर से चिल्लाइए, अपनी लाइफ की सारी प्रॉब्लम बताइए, कहिए कि सब बुरे हैं, सब गंदे हैं, मैं अपनी जिंदगी लेना चाहता हूं, ये भी बाहर आना होता है। जी, तरीका ढूंढना पड़ता है, मुझे लगता है सबसे। लेकिन इस तरह की हेल्पलाइंस होती हैं, लेकिन उस तक जाने के लिए मदद ले लोग बाग, स्वाति, उसके लिए कैसे लोगों को जागरूक किया जाए कि आप जाएं और यहाँ आप मदद ले सकते हैं? इसकी जागरूकता भी शायद नहीं होती है लोगों के पास, क्योंकि तमाम ऐसी हेल्पलाइंस हैं जो लोगों को मदद करती है। ये सारे मोबाइल लोग इतने सारे सर्विसेज करते हैं कि ये फोन कीजिए आपको ये मिल जाएगा, ये फोन कीजिए आपको ये खरीदने को मिल जाएगा, सब कुछ वाणिज्य के आसपास है। लेकिन अगर ये हेल्पलाइन भी हर कोई प्रोवाइड करे कि आप बात कीजिए और आपको काउंसलिंग करेंगे। देखिए कुछ हेल्पलाइंस जो हैं, कुछ एनोनिमस हेल्पलाइंस जो हैं वो अवेलेबल हैं। अगर आप इंटरनेट पे ढूंढें तो आपको अलग अलग ग्रुप्स के लिए अलग अलग हेल्पलाइंस मिल जाएंगी। लेकिन स्वाति, जब आदमी जिस वक्त इस ऐसे दौर से गुजर रहा है, इस तरह की सोच है उसके दिमाग में कि वो अपना जीवन खत्म करना चाहता है, उस वक्त वो इंटरनेट पर जाकर सर्च नहीं करेगा ना कि मुझे ये वेबसाइट। मैं यही कहूंगी, उस वक्त सबसे ज्यादा हेल्प आपकी कर सकता है एक जागरूक, उस वक्त सबसे ज्यादा आपकी हेल्प कर सकता है एक जागरूक फैमिली मेंबर या फ्रेंड, एक इंसान जो अच्छी तरह से समझ रहा है कि आप विड्रॉ कर रहे हैं, अपनी शेल में जा रहे हैं, और जानते हुए कि आजकल डिप्रेशन कितना बढ़ गया है, अगर उसके वो इतना जागरूक है वो इस बात को समझ सकता है। क्योंकि देखिए डिप्रेस्ड पेशेंट्स अक्सर मेरे पास भी खुद नहीं आते हैं, कुछ हैं जो आ जाते हैं अर्ली स्टेजेस में, जनरली कोई उन्हें रेकमेंड करता है तब वो आते हैं या कोई लेके आता है। लेकिन जी अनुराग, इस पर आप कुछ कहना चाहते थे? जी अनुराग, जाहिर तौर पे आपके आसपास उस वक्त कोई होता नहीं, तभी तो आपने ड्रास्टिक स्टेप लिया। नहीं होते कई बार परिवार वाले, आपको लगता है कि कोई मेरे साथ नहीं, हर कोई मुझसे गलत कह रहा है, आप तभी तो डिप्रेशन में जाते हैं जब आपके आसपास के सारे दरवाजे बंद हो गए हैं। जी, और कई बार ये हमेशा सुसाइडल आइडिएशन होता है। जी, ऐसे में सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि अपने दरवाजे जिस वक्त आप बंद कर रहे हैं, आपके आसपास वाले जिनके प्रति आपने दरवाजे बंद किए वो जागरूक रहें। क्योंकि देखिए हम सोशल एनिमल्स हैं, ऐसा तो नहीं होता कि हम सब एक आइलैंड पे रह रहे हैं, हम सब इतने लोनली हो गए हैं कि कोई है ही नहीं हमारे जीवन में। अगर हम आइलैंड पे भी जा रहे हैं, शेल में भी जा रहे हैं, तो वो लोग ज़रूर होंगे जो ये देख सकते हैं कि हम शेल में जा रहे हैं। उन लोगों को जागरूक होना चाहिए और एक ह्यूमन ब्रदरहुड की उसमें जो भी इस चीज को देख सकता है, लेकिन स्वाति कभी लोग उसको इस हद तक नहीं सोचते कि ये इतना गंभीर होगा कि ये इस हद तक कदम उठा लेंगे। शायद ये वजह रहती है। कुनिका जी, आप भी इस पर प्रतिक्रिया देना चाहती हैं? जी कुनिका जी। जी सुमेरा जी, सबसे पहली बात आई वांट टू नो हु इज कंप्लीटली वेल। क्या आप कह सकते कि जिया खान जी की माँ अपनी टेंशन से नहीं गुजर रही है? क्या आप कह सकते कि उनके आसपास के फैमिली वालों के जिंदगी में नहीं था? तो हु इज गोइंग टू रिकॉग्नाइज दैट दिस पर्सन इज शटिंग देयर डोर्स? एंड अगर वो रिकॉग्नाइज करे भी तो आर दे इक्विप्ड टू हैंडल दैट, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, मैं आपके अपने जिंदगी में एक पर्सनल मतलब बताना चाहती हूँ अपने एग्जाम्पल के। मेरे जब सेकेंड डिवोर्स हो रहा था तो मैं एकदम शैटर्ड हो गई थी। इट वॉज इन 2010 or so, no sorry 2006. I realized कि everything was getting over and I thought कि I'm a complete failure. तो मैंने एक ऐसी संस्था को ज्वाइन किया जो एक बहुत बड़े माने हुए गुरु हैं और वो उनके टीचर्स हैं जो आपको सिखाते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग। और मुझे 1 साल बाद उस संस्था के साथ जुड़ने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि इन सारे टीचर्स की तो अपनी खुद की प्रॉब्लम, या तो उनका पति उनको पीट रहा है वो उसको बर्दाश्त कर रहे हैं, या खुद फाइनेंशियल इश्यूज से जूझ रहे हैं, या फिर मैंने अपने आप को संभाला और मैंने कहा कुनिका, यू कांट गो टू समबडी हु ऑलरेडी हैज प्रॉब्लम्स, यू हैव टू गो टू समबडी हु इज क्लियर हेडेड। For which I turned to a very dear friend of mine who is a psychiatrist, Anjali Chhabria, and उन्होंने मुझे जो सलाह दी और मुझे जो अपना सेल्फ एस्टीम बढ़ाने के लिए, तब मैंने अपने काम को दोबारा से शुरू किया, अपनी जिंदगी को एक नए सिरे से देखा। नहीं तो अगर मैं इसमें कंटिन्यू करती तो मैं कहीं मतलब भक्ति में लीन हो जाती, मैं अपने बच्चे की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म कर देती, हो सकता है मैं और मायूस हो जाती, हो सकता है मेरी फाइनेंशियल कंडीशन और खराब हो जाती और मैं एक दिन खुदकुशी कर लेती। तो मैंने भी ऐसे जिंदगी में देखा, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ
कि you must go to a person who's capable of telling you an unprejudiced opinion and telling you what is correct, and they must be sorted out in their head themselves. They must be, and it's जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं जो हमारे, it's not something कि बैठे बैठे आपने ड्राइंग रूम में डिस्कशन कर लिया। बिल्कुल जैसा कनिका जी ने कहा, मैं ये कहना चाहूंगी कि देखिए प्रोफेशनल हेल्प इज प्रोफेशनल हेल्प। आप ये सोचें कि कोई भी एक अनट्रेन्ड इंसान कोई भी जो है वो हेल्प कर देगा, तो ऐसा है कि भाई मैं अपनी सर्जरी जाके किसी से भी करा लूं, यहाँ पे तो मैं अपने माइंड की सर्जरी करा रही हूँ किसी से भी, तो आई हैव टू बी वेरी केयरफुल हु आई गो टू। मैं सिर्फ एक चीज को ऐड करना चाह रहा हूँ, जब हम बात कर रहे हैं स्ट्रेस की, हमारा जो बेसिक इशू ये था कि फिल्म इंडस्ट्री में प्रेशर है कि नहीं है। आई थिंक एवरीबडी इज एग्री कि फिल्म इंडस्ट्री का प्रेशर है, लेकिन इस प्रेशर को अगर मैं आगे देखूं तो out of 61 deaths, 25 are heart attack, 44 deaths are related to lifestyle disorders. So अगर आप पूरा लाइफस्टाइल, फिल्म इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ करने की जरूरत है, और अगर आप फिल्म इंडस्ट्री को चाहे काउंसलिंग करो, चाहे वहाँ लाइफस्टाइल लाइफ कोचेज लाओ, कुछ भी लेकर आओ, चाहे सरकार करे चाहे इंडस्ट्री खुद करे, तो हमारे ये सारे लोग जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं जाएंगे नहीं। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, सुसाइड, डिप्रेशन भी एक लाइफस्टाइल के अंदर नहीं आता है। प्रतिक्रिया देना चाहते हैं अनुराग, आपकी बात सुनेंगे ब्रेक के बाद। वक्त हो रहा है एक ब्रेक का, रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, चर्चा जारी है। एबीपी न्यूज़ पर बड़ी बहस जारी है कि आखिर क्यों दी जिया ने जान। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सभी मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ जो चर्चा अभी तक हुई है उसमें क्या निकलकर सामने आया है, पक्ष और विपक्ष में जो बातें निकलकर सामने आई आपको बता दें। पक्ष में बात यह है कि काउंसलिंग, लाइफ कोचिंग हो, लाइफस्टाइल में बदलाव को समझें, डिप्रेशन है तो दिल खोलकर बात करें। और विपक्ष में जो बात है वो ये कि काउंसलिंग मुमकिन नहीं है, तब काउंसलिंग कौन करेगा जब काम नहीं होगा। हमारे साथ इस बीच नगमा भी जुड़ गई हैं, उनसे भी हम बात करेंगे इस मुद्दे पर। नगमा, हम लगातार बात कर रहे हैं जिया खान की, आखिर क्यों उन्होंने अपनी जान दे दी, क्यों उन्होंने खुदकुशी की। आपको क्या लगता है कि क्या वजहें रही होंगी जिसकी वजह से जिया खान ने जान दी? देखिए, बहुत सारी वजहें हो सकती हैं इसकी। स्ट्रेस एक वजह हो सकती है, लव में फेलियर एक वजह हो सकती है, बहुत सारी वजहें हो सकती हैं। लेकिन हिंदुस्तान की आबादी बहुत बड़ी है और रोज काफी सारे सुसाइड्स होते रहते हैं। लेकिन बॉलीवुड में जो हजारों एक्ट्रेसेस हैं उनमें से 2, 4, 5 जो सुसाइड्स हुए हैं, बट ऑब्वियस के तवज्जो हमेशा बॉलीवुड के आर्टिस्टों पे रहता है, तो वो आर्टिस्टों पे लाइमलाइट रहती है, तो उसमें इंटरेस्ट भी रहता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। लेकिन इसके कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। डिप्रेशन हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है, नॉट एबल टू टेक के जो आपको चाहिए, जिस तरीके से रोल आपको चाहिए, जिस तरीके की फिल्म आपको चाहिए, वो जब आपको नहीं मिलती है, जब आप दूसरे कंटेंडर्स को देखते, अपने आगे जाते हुए देखते हैं और वो बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो ये सारी चीजें प्लस द फैक्ट दैट आपको हमेशा ग्लैमरस तरीके से लोग देखना चाहते हैं एक एक्ट्रेस को, उसकी रियलिटी को लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि वो एक्चुअलिटी में क्या है, उसको सपोर्ट सिस्टम टाइम पे नहीं मिल पाता, वो खुलकर अपनी फीलिंग्स और इमोशंस दिखा नहीं पाती, वो बाहर जा नहीं पाती कहीं खुलेआम। उसके बाद वो मतलब बहुत सारी फैक्टर्स रहते हैं जिसके वजह से ये हो सकता है। पर मैं नहीं मानती कि कोई जरूरी है कि आपको काम नहीं मिल रहा है तो उसी की वजह से ये हो सकता है। ये लव का फेलियर भी हो सकता है, स्ट्रेस भी हो सकता है, तमाम वजहें हो सकती है। लेकिन मीडिया कांस्टेंट अटेंशन रखती है, मीडिया पीछे पड़ी रहती है, ये भी एक फैक्ट। जी हाँ, और बहुत जब आपको काम नहीं मिलता है तो फिर मीडिया आपके पीछे नहीं पड़ती है, वो भी वजह हो जाती है। अनुराग जी, लेकिन जिन्होंने जो बोला है कि जो 8 डेथ्स सेलिब्रिटीज की सुसाइड करके हुई है, सबकी उम्र 40 से कम है। ये भी आपको देखना पड़ेगा कि सुसाइड यंगर एज के अंदर में फिल्म इंडस्ट्री में हो रहा है। कोई भी सेलिब्रिटी जिसने सुसाइड किया है वो 40 से ऊपर का नहीं है। जी अनुराग जी, जब हम फिल्म इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं और हम जिया खान की बात कर रहे हैं और इस तरह के और तमाम एक्टर्स एक्ट्रेसेस जिन्होंने खुदकुशी की और अपनी जान दे दी, जैसा कि डॉक्टर के अग्रवाल कह रहे हैं 40 साल से कम उम्र के वो तमाम लोग रहे, क्या इंडस्ट्री किसी तरह से मदद कर सकती है? क्योंकि आपको अगर मालूम है कि आपकी इंडस्ट्री इस तरह की है, हाई स्ट्रेस है, तो क्या इंडस्ट्री जिसे सब लोग एक बड़ा परिवार कहते हैं, क्या वहां से कोई मदद मिल सकती है? पूरे हिंदुस्तान में डेथ रेट, सुसाइड रेट सबसे ज़्यादा 40 साल के कम उम्र की है। ये हमारे इंडस्ट्री में सीमित नहीं है। हमेशा सुसाइड ज़्यादातर लोग 40 साल की कम उम्र के लोग ही ज़्यादा करते हैं। ये रिकॉर्ड है, वो भी कह सकते हैं इस बारे में। मुझे लगता है कि देखिए क्या है, डिप्रेशन हर जगह आता है। हम एज वी आर, जिस तरह से हम जिंदगी गुजारते हैं हमारे इंडस्ट्री में, हम अपने आसपास डर, इनसिक्योरिटी का दीवार खड़ा करते हैं
और फिर उस ट्रैप में से बाहर आना मुश्किल हो जाता है। तो मैंने पहले शुरू में कहा था कि इस कॉन्फ्लिक्ट को, इस डर को एम्ब्रेस कीजिए, ये हर एक कलाकार के लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है। सेइंग ऑल दैट, मैं ये कहता हूँ कि एक तरीका है इससे बाहर आने का। मैंने कुछ दिनों पहले मेरे एक म्यूजिशियन फ्रेंड को सजेस्ट किया था, बहुत डिप्रेस था, वापस जाना चाहता था, ज़िंदगी में कुछ नहीं हो रहा है, ख़राब है, बुरा है, क्या करूँ। तो मैंने कहा था, तू क्या गिटार बजाता, अच्छा गाना भी गाता है, गो एंड सिंग सम सॉन्ग्स टू द कैंसर पेशेंट किड्स, जाके गाओ। अगर आप खुद अपनी मदद नहीं कर सकते, आप लोगों की मदद कीजिए, देखिए अपने आप खुद का मदद हो जाएगा। ही वेंट एंड sang few songs, few weeks, he was absolutely fine after that. लेकिन स्वाति, अभी हम नहीं जानते कि जिया ने क्यों जान दी, क्या वजह रही, क्योंकि तमाम फैक्टर्स हो सकते हैं, तमाम वजहें हो सकती हैं जिसकी वजह से उन्हें जान दी। हो सकता है काम वो वजह ही नहीं थी, हो सकता है काम नहीं मिलना या सक्सेस नहीं मिलना वजह नहीं थी, और भी तमाम वजहें हो सकती हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो फिल्म स्टार थी तो काम नहीं मिलना ही वजह होगी। जी डेफिनेटली, अभी तो कहना, क्योंकि वो तो यहाँ पे है नहीं बताने के लिए हमें कि वजह क्या थी, तो अनफॉर्चुनेटली हम अटकलें ही लगा रहे हैं। लेकिन अक्सर क्या होता है कि सुसाइड के केस में मोटे तौर पे 3 वजहें होती हैं। एक होता है बेसिक फैक्टर। बेसिक फैक्टर में आपकी फैमिली कंडीशंस हो सकती हैं या फिर आपकी करियर कंडीशंस हो सकती हैं, जो कि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है या ऐसा लग रहा है कि शायद करियर की इस वक्त उनका एक लो फेज चल रहा था। फिर होती हैं इमीडिएट जो प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर होते हैं, वो आपका किसी से झगड़ा हो सकता है, कोई इंटरपर्सनल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या फिर कोई इंसिडेंट हो सकता है जैसे रिजेक्शन काम में सडनली जो हुआ हो, वो एक प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर हो सकता है। और तीसरी वजह होती है आपकी साइकोसोमैटिक हेल्थ, यानी आपकी मानसिक और शारीरिक हेल्थ उस वक्त क्या है। तो अगर वो डिप्रेशन में थी, जो कि सारी की सारी बातों से लग रहा है कि वो डिप्रेशन में थी, तो वो तीसरी और सबसे बड़ी वजह बन जाती है। जी हाँ, ये अगर मैं हैप्पीनेस को लेके चलूँ, हैप्पीनेस के तौर पर नहीं कहना चाहता था, जिया नहीं, जी अनुराग बोले, जिया नहीं है हमारे बीच, ये बात मैं नहीं कहना चाहता था, लेकिन मैं हमेशा से, जिया इमोशनली बड़ी फ्रेजाइल रही है। मैं अब कई सालों पहले मिला था तब से भी, और बहुत फ्रेजाइल, मतलब तुरंत एक शेल में चले जाना, डिप्रेस हो जाना। मेरे ख्याल से उसकी फितरत थी ये, इमोशनली बहुत ही फ्रेजाइल लड़की थी, इसलिए और ज़रूरी हो जाता उनके आसपास के लोगों का ज़्यादा ध्यान रखना उसका। छोटी सी बात मैं कहना चाहूँगी, समय हमारे पास इस चर्चा के लिए, इतना ही समय हमारे पास इस चर्चा के लिए। हालांकि अब हम सिर्फ अटकलें लगा रहे हैं कि आखिर जिया ने क्यों जान दी, लेकिन जो चर्चा हमने की उससे उम्मीद करते हैं कि वो तमाम लोग जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं या फिर कहीं पर भी जिनमें डिप्रेशन है या किसी स्ट्रेस से जुड़े हैं, वो ज़रूर इस पर ध्यान देंगे, उनके आसपास के लोग, परिवार के लोग ध्यान देंगे, या वो खुद मदद लेंगे, किसी हेल्पलाइन पर जाएंगे। रुक रहे हैं कुछ देर के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आगे देखिए आज की बात।